हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो रहने वाला है द विच पार्ट 1 सब वर्जन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैंने मूवी कंप्लीट किया और डिसाइड किया कि इस पे भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन बनाएंगे क्योंकि ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी यूनिक है, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं द विच पार्ट 1 सब वर्जन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ये मूवी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें साइंस लैब के पिक देखने मिले हैं जिसपे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था और पिक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो स्पेसिफिकली बच्चों के ऊपर चल रहा है बिकॉज पिक्स के अंदर बच्चे ही है एक्सपेरिमेंट के अंदर। और ये स्टोरी भी मतलब ये मूवी की जो स्टोरी है ये भी उसी टाइम की है। तो हमें इसके बाद एक लेडी देखने मिलती है जो साइंस लैब में चलते हुए आती है और देखती है कि हर जगह ब्लड शेड है और लोगों को मार दिया गया है और सबको ढका होता है और उसके एक्सप्रेशन देख के हमें पता चलता है कि वही है जिसने ऑर्डर किया है लोगों को मारने के लिए। बट उस टाइम पे लैब में जिन लोगों को मारे होते हैं वो सबके सब बच्चे होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बट ये सब मैस में से निकल के और मर्डर का अवॉइड करने के लिए एक लड़की होती है छोटी सी, वो लेबोरेटरी से भाग गई रात के टाइम। तो डॉक्टर बेग जो होती है हेड ऑफ लेबोरेटरी जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है, वो मिस्टर चे को ऑर्डर देती है कि वो बच्ची को ढूंढ के लाओ क्योंकि उसे मारना जरूरी है। तो सभी लोग 8 साल की वो जो बच्ची भागी होती है उसे ढूंढते होते हैं बट वो कहीं नहीं मिलती। तो डॉक्टर बेग मिस्टर चे को एडवाइस करती है कि जो उन लोग की हेड कंपनी है HQ, उसमें वो लड़की को एज अ डेथ किट बता दे क्योंकि डॉक्टर बेग के हिसाब से वो लड़की का दिमाग नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसे लगता है कि वो भागते भागते ही मर जाएगी। बट गाइस, होता क्या है, वो जो बच्ची होती है 8 साल की, वो भागते भागते अंधेरे में एक फार्म होता है वहां पर जाकर बेहोश हो जाती है। और जैसी अर्ली मॉर्निंग होती है, मिस्टर कू जिनका फार्म होता है वो अपने कैटल्स को फीड करने के लिए बाहर आते हैं। तो वो देखते है कि एक बच्ची बेहोश पड़ी है तो वो उसको लेके जाते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। और वो जो डॉक्टर बच्ची को ट्रीट करने आया होता है वो मिस्टर कू और उसकी वाइफ को बताता है कि ये बच्ची की हो सकता है मेमोरी ना रहे, उसको उसके पास के बारे में कुछ याद ना रहे। तो ये चीज देख के मिस्टर कू एंड मिसेस कू वो बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद स्टोरी 10 इयर्स का लीप लेती है और 10 साल बाद की स्टोरी बताया है। तो यहीं से हमारी फीमेल लीड किम दामी जो कूजा योंग का रोल प्ले कर रही है उसकी एंट्री होती है। तो कूजा योंग जिसने 10 साल पहले एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी का अवॉइड किया था, वो फिलहाल एक बहुत ही अच्छी और सिंपल सी लाइफ जीती होती है उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ जिनको वो काफी अडोर करती है। बट गाइस, 10 साल के बाद काफी चीजें चेंज हुई होती है, जैसे मिस्टर कू एंड मिसेस कू की फाइनेंशियल एंड हेल्थ दोनों ही काफी बुरी हालत में होती है। हमें पता चलता है कि मिसेस कू जो होती है कूजा योंग की मदर, अडॉप्टेड मदर, उसे डिमेंशिया हो गया है जिसकी वजह से अब उसे कुछ याद नहीं रहता है उसने क्या खाया और क्या वक्त चल रहा है। इस चीज का सेंस उसकी मदर पूरी तरह से खो चुकी होती है। बट कूजा योन की मदर इकलौती नहीं है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है। इनफैक्ट कूजा योन को भी टाइम टू टाइम बहुत ही बुरा हेडेक होता है, माइग्रेन टाइप, जिसकी वजह से वो जमीन पे खड़ा भी नहीं रह पाती, वो गिर जाती है फौरन। तो बिकॉज ऑफ हेडेक कूजा योन को शक होता है कि उसे एक अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें बहुत बुरी तरह से हेडेक होता है। एंड इट सीम्स लाइक कि वो इस चीज का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई कर रही है। नाउ इसके बाद दूसरे दिन की स्टोरी बताया है कि कूजा योन कैसे लाइफ जीती है। तो कूजा योन को एक बबली सी लड़की बताया है जो अपने टीनेज में होती है और स्कूल की लाइफ एंजॉय करती होती है और उसके एक हाइपर एक्टिव सी फ्रेंड होती है जिसके फादर पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो कूजा योन की जो फ्रेंड होती है वो उससे इतना क्लोज होती है कि उसे ये तक पता होता है कि कूजा योन के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो कूजा योन की जो फ्रेंड होती है वो उसे सजेस्ट करती है कि एक सिंगिंग टैलेंट शो होने वाला है जिसमें काफी पैसे मिलने वाले हैं। वो उसे बोलती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करके ट्राई करे बिकॉज अगर वो जीतती है तो उसकी मदर का ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल जितने भी इशू है वो सॉल्व हो सकते हैं। और बिकॉज कूजा योन को पैसों की जरूरत होती है तो वो उस सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और उसका फर्स्ट राउंड क्लियर भी हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से गाती है। और फिर कूजा योन घर पे आती है और अपने मदर फादर के साथ बैठ के वो शो देखती है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है क्योंकि वो टेलीकास्ट होता है ऑल ओवर साउथ कोरिया। तो फिर कूजा योन के मदर और फादर बैठ के देखते होते हैं और लोग देखते हैं कि उन लोग की डॉटर ने बहुत अच्छे से गाया है। बट वो गाने के बाद अपना स्पेशल टैलेंट भी दिखाती है शो में और उसका स्पेशल टैलेंट होता है टेलीकिनेसिस। यस गाइस, वो लाइव टेलीविजन पे टेलीकिनेसिस करके दिखाती है और ये चीज देख के उसके फादर और मदर बिल्कुल खुश नहीं होते बिकॉज टेलीकिनेसिस ऐसे कोई भी नहीं कर सकता है। और डीप डाउन उसके फादर को रियलाइजेशन है इस बात का कि कूजा योन नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं और उसको कोई ढूंढ रहा है। तो ये सब देख के उसकी मदर को काफी टेंशन होता है। वो उसको बोलती है कि ऐसी चीजें वो स्क्रीन पे ना करे, उसे डर लगता है कि वो उसे छोड़ के चले जाएगी। बट कूजा योन उसकी मदर को अश्योर करती है कि वो सिर्फ प्राइज मनी जीतने के लिए ये सब कर रही है और वो प्राइज जीतेगी, दैट्स ऑल।
तो गाइस फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद कू जा-यॉन सेकंड राउंड के लिए सोल जाती है अपनी फ्रेंड म्योंगी के साथ। तो जब लोग ट्रेन में जाते हैं उन लोग के सामने एक नोबल मैन बैठा होता है जो लोग से सडनली बात करना स्टार्ट करता है और वो कू जा-यॉन से ऐसे बात करता है कि एज इफ कू जा-यॉन उसको ऑलरेडी पहचानती है। बट उसकी बातें सुन के कू जा-यॉन बोलती है कि क्या आप मुझे पहचानते हो, बिकॉज कू जा-यॉन को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वह आदमी कौन है और वो क्या बातें कर रहा है। देन तो वो इंसिस्ट करता है याद दिलाने का कि वो कौन है, बट उसे बिल्कुल याद नहीं आता। तो आउट ऑफ एंगर वहाँ से चले जाता है और फिर वो अपना एंगर एक आदमी के ऊपर उतारता है जिसका धक्का लगता है उसे, और हमें पता चलता है कि कितना डेंजरस पर्सन है ये। और फिर यहीं से ही स्ट्रेंज चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है कू जा-यॉन के साथ। तो फिर इसके बाद कू जा-यॉन जाती है, उसका सेकंड राउंड भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। बट जो सेकंड राउंड टेलीकास्ट होता है साउथ कोरिया में, उसके थ्रू मिस्टर चे और डॉक्टर बेक जो कू जा-यॉन को 10 साल पहले से ढूंढ रहे हैं वो उसको ट्रैक कर पाते हैं और उन लोग को इन दी एंड कू जा-यॉन मिल ही जाती है। तो फिर ऑडिशन फिनिश करके वो लोग बाहर निकलते होते हैं कि उतने में कू जा-यॉन को वापस से बहुत बुरी तरह से हेडेक होता है और उसकी नाक भी ब्लीड करने लगती है इस बार। मतलब उसकी कंडीशन जो है वो और खराब पे खराब होती जा रही है। तो एनी हाउ कू जा-यॉन अपने आप को गैदर करती है, फिर वहाँ से बाहर निकलती है और गेट पे आती है। तो कू जा-यॉन और उसकी फ्रेंड म्योंगी दोनों टैक्सी देखते होते हैं स्टेशन तक जाने के लिए। बट उससे पहले एक कार रुकती है और एक स्ट्रेंज सा मैन, इनफैक्ट उसके बाद और 3-4 मेल जो है वो आके घेर के खड़े हो जाते हैं, उसको काट देते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि कू जा-यॉन को लोग लेने के लिए आए, उन लोग को बात करना है कुछ। और ऑफकोर्स ये बात है, इतने स्ट्रेंज मैन्स को देख के कू जा-यॉन और म्योंगी घबरा जाते हैं। बट बाय दैट टाइम एक टैक्सी आ जाती है, म्योंगी और कू जा-यॉन भाग के जाते हैं और टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए बोलते हैं। तो दिस इज हाउ उन लोग वो जो मेल्स खड़े थे उन लोग से बच जाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। जब कू जा-यॉन सोल से निकलकर अपने टाउन तक आ जाती है और घर जाने के लिए बस का वेट करती होती है अपनी फ्रेंड के साथ, उतने में वो जो नोबल मैन, वो जो स्ट्रेंज मैन रहता है वो वापस से आता है। वो फिर से उससे कुछ भी बकवास बात करना स्टार्ट करता है और फिर वो उसको बोलता है कि क्या तू बस का वेट कर रही है, उसका तो टायर पंक्चर हो गया है और अगर तू घर जल्दी पहुंच जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर तेरे पेरेंट्स सडनली मर गए तो स्ट्रेंज नहीं होएगा क्योंकि वो लोग बहुत एजेड है। और वो ये सब बोल के बोलता है कि घर जल्दी पहुंच। तो फिर ये चीज बोल के वो अपनी कार लेके वहां से निकल जाता है स्मर्क करते हुए। और ये चीज सुन के कू जा-यॉन एकदम टेंशन में आती है और उसको रियलाइज होता है कि ये मे बी उसके पीछे पड़ा है और उसके पेरेंट्स को भी मार देगा। तो भागते हुए जाती है अपनी फ्रेंड को लेकर टैक्सी में और बाय द टाइम उसकी फ्रेंड अपने फादर को कॉल करके बोलती है, जो पुलिस ऑफिसर होता है, कि जाकर कू जा-यॉन के पेरेंट्स पे चेक करो। बट लकीली बिकॉज म्योंगी के फादर ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये मैन और उसका ग्रुप जो कू जा-यॉन के फादर को कुछ करने के लिए गए थे कुछ नहीं कर पाते, वो लोग रिटर्न चले जाते हैं। बट म्योंगी का फादर जाने से पहले कू जा-यॉन को बता के जाता है कि जो लोग घर के बाहर खड़े थे वो लोग काफी स्ट्रेंज दिख रहे थे। और वो पूछता है कि क्या तू उसे जानती है। तो कू जा-यॉन बोलती है कि मे बी उन लोग ने मुझे कोई लुक अलाइक पर्सन समझ के मिस्टेक कर रहे हो। बट म्योंगी का फादर उसे बोलता है कि उन लोग के अंदर से काफी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। और जैसे कि हमें पता है डॉक्टर बेक और मिस्टर चे को पता चल गया है कि कू जा-यॉन अभी तक जिंदा है। तो लेटर उन लोग के कन्वर्सेशन से हमें रियलाइज होता है कि डॉक्टर बेक फिर से कू जा-यॉन को रिट्रीव करके कुछ तो करने का सोच रही है, वेयर एज मिस्टर चे का प्लान है कि उसको मार देना है फौरन। बट डॉक्टर बेक मिस्टर चे को एडवाइस करती है कि वो ऐसा बिहेव करे कि उसे पता ही नहीं है कि कू जा-यॉन जिंदा है अभी तक, और वो उसे बोलती है कि वो देख लेगी कि उसका क्या करना है। ये कन्वर्सेशन के बाद मिस्टर चे कंफर्म कर लेता है कि डॉक्टर बेक का फिर से कुछ गड़बड़ी करने का इरादा है। तो मिस्टर चे जाके अपने हेड को बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है। तो उसका हेड उसे बोलता है कि अगर तुझे कू जा-यॉन को मारना है तो मार दे, बिकॉज मिस्टर चे के हिसाब से कू जा-यॉन एक मॉन्स्टर टाइप है। तो उसका हेड बोलता है किल हर इफ यू वांट टू, बट उसका दिमाग, उसका ब्रेन जरूर लेके आना, बिकॉज उसका ब्रेन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद मिस्टर चे, ये स्ट्रेंज मैन, डॉक्टर बेक, सब लोग कू जा-यॉन को पकड़ने का ट्राई करते हैं, बट सबका रीजन अलग होता है। मिस्टर चे को मारना होता है और ये नोबल मैन को डॉक्टर बेक ने ऑर्डर दिया था कू जा-यॉन को पकड़ने के लिए। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, ये जो नोबल मैन रहता है ये कू जा-यॉन की तरह ही होता है, मतलब ये सेम बैच का एक्सपेरिमेंटल किड है, इसके पास सेम पावर है जो कू जा-यॉन के पास है, बट कू जा-यॉन स्पेशल रहती है, उसके पास ज्यादा पावर होती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, रात में म्योंगी कू जा-यॉन की फ्रेंड कू जा-यॉन के घर पे स्टे करती है और सब सो जाते हैं। फिर आधी रात में अगेन कू जा-यॉन को बहुत बुरा हेडेक होता है और उसकी उससे आँख खुलती है। और जब उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि उसकी फ्रेंड म्योंगी उसके बाजू में है नहीं, बिकॉज उस टाइम पे म्योंगी बाहर गई होती है वॉशरूम जाने के लिए। बट जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसे सेंस होता है कि उसके फादर मदर के रूम में कोई गन लेके गया है और वो लोग पे अटैक करने वाला है। तो ये चीज उससे जैसे ही सेंस होती है वो भागते हुए अपने रूम से निकलती है और देखती है कि उसकी जो फ्रेंड होती है
म्योंगी, उसके गले पे नाइफ रख के एक आदमी खड़ा होता है। और गाइज ये मेल्स और कोई नहीं वही होते हैं जो कुजायोन को सोल में लेके जाने की बात कर रहे थे और बोल रहे थे उससे बात करना है। वो लोग घर तक आ जाते हैं गाइज। तो वो जो बॉस होता है वो कुजायोन की तरफ आता है और उसे बोलता है कि अगर मैं लिटिल विच बोल के तुझे बुलाऊं क्या तुझे याद आएगा कि तू कौन है। और वो उसे याद दिलाने का ट्राई करता है कि कुजायोन ने ही उसके फेस पे और उसके सर पे जो स्कार थे उसे दिया था पहले 10 साल पहले। अगेन कुजायोन इंसिस्ट करती है कि प्लीज उसे छोड़ दो और जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं कुजायोन वो नहीं है और उसे जाने दो। तो ये सुन के म्योंगी के गले पे जो नाइफ रखते हैं उन लोग वो प्रेस करते हैं जिसकी वजह से म्योंगी के गले से खून निकलने लगता है। और फिर आउट ऑफ ब्लू कुजायोन की जो पावर्स रहती है वो उसके अंदर वापस आती है और वो विद इन सेकेंड्स सबको मार देती है बहुत ब्रूटली। और जब कुजायोन सबको मार देती है वो खुद भी शॉक होती है कि उसने कैसे किया और उसकी फ्रेंड म्योंगी भी देख के डर जाती है। तो इसके बाद जो नोबेलमैन होता है वो उसके मदर एंड फादर के रूम से निकलता है। वो कुजायोन को वापस से याद दिलाने का ट्राई करता है कि वो कौन है और कुजायोन फिर से बोलती है कि उसे बिल्कुल याद नहीं है और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो उसे वो भी नहीं पता है। तो नोबेलमैन इन रिस्पॉन्स उसे बोलता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। इनफैक्ट नोबेलमैन उसकी फ्रेंड म्योंगी जो वहीं खड़ी होती है उसे बोलता है कि स्ट्रेंज नहीं लगता, ये कभी पढ़ाई करते हुए दिखती नहीं है बट ये टॉप करती है, ये हर चीज में टॉप कर सकती है अगर इसे करना होगा। फिर वो अपने माथे का स्कार दिखाता है और कुजायोन को पूछता है कि तुझे याद नहीं है स्कार तूने दिया है मेरे फेस पे। कुजायोन को कुछ याद नहीं रहता है तो वो उसे बोलता है कि चल मैं तुझे याद दिलाता हूँ और अदरवाइज इस एरिया में जो भी तुझे पहचानता है मैं उन सबको मार दूंगा। तो कुजायोन के पास कुछ और चारा नहीं होता है, वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। बाय दैट टाइम कुजायोन नोबेलमैन के साथ जाती है लैब तक। उतने में मिस्टर चे भी अपनी लोगों को लेके कुजायोन को पकड़ने के लिए आते हैं बट नोबेलमैन के थ्रू डॉक्टर बेक ने ऑलरेडी कुजायोन को पकड़ लिया है। तो इसके बाद जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी में गाइस, ध्यान से सुनना। तो कुजायोन को जब वो लोग लैब में रिटर्न लेके आते हैं, ये वही लैब होती है जहाँ से वो भागी होती है 10 साल पहले। तो जब वो लैब में आती है वो काफी डरी भी होती है, उसको लेके आते हैं और सीट पे बांध देते हैं। तो जब वो आती है लैब में डॉक्टर बेक अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कुजायोन फिर से बोलती है कि मेरा नाम कुजायोन है। वो बोलती है कि उसे वैसा कुछ भी याद नहीं है और उसके बाद ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे प्लीज छोड़ दो। तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर बेक बोलती है कि हाँ हो सकता है कि तेरी याददाश्त चली गई हो बिकॉज वो दिन काफी ब्रूटल था जिस दिन वो भागी थी, तो इसकी वजह से हो सकता है कि याददाश्त चले जाए। और डॉक्टर बेक बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि कुजायोन की याददाश्त नहीं है वरना वो टीवी पे खुद से क्यों आती है एज इफ उसे ट्रैक करवाना हो खुद को। तो डॉक्टर बेक बोलती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर तुझे नहीं याद है मैं तुझे याद दिलाती हूँ। इसके बाद कुजायोन के गले पे डॉक्टर बेक एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसको उसका पास्ट याद आता है। तो गाइज हमें यहीं से कुजायोन के पास्ट की क्लिप्स देखने मिलती है मूवी में। हमें पास्ट में देखने मिलता है जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाया था कुजायोन के टाइम का एक्सपेरिमेंटल कैंप जिसमें बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और कुजायोन भी उनमें से एक थी जो हमें स्टार्टिंग से पता है कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। और उसकी मेमोरीज में ऐसा रहता है कि बहुत सारे बच्चों को गन शॉट से मारा जा रहा है और उस सब से बच के कुजायोन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डॉक्टर बेक उसे बताती है कि कुजायोन का जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डॉक्टर बेक ने इंजीनियर किया है। उस डॉक्टर बेक उसे बताती है कि उसके पास जो भी पावर है वो सब डॉक्टर बेक ने उसके दिमाग में डाला है, वो सब डॉक्टर बेक ने उसे दिया है। तो फिर जब कुजायोन की मेमोरी रिटर्न आ जाती है कुजायोन पूछती है कि उसके बाद ये क्या किए हैं और उसे मारने का ट्राई कर रहे थे। तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर बेक सब चीज इन एंड आउट एक्सप्लेन कर देती है कुजायोन को, जो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। तो डॉक्टर बेक कुजायोन को बताती है कि उसका जो ब्रेन है, कुजायोन का जो ब्रेन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये चीज डॉक्टर बेक ने किया है। उसे एक बहुत ही बड़ा ब्रेन का साइंटिस्ट बताया है जो जीन्स के साथ खेल के एक ब्रेन को कुछ भी कर सकती है, कितना भी पावरफुल बना सकती है और एनी पॉसिबल चीज कर सकती है, वो इंसान को मॉडिफाई तक कर सकती है। और उसने यही किया था कुजायोन के साथ। डॉक्टर बेक कुजायोन को बोलती है कि उसको मारने का ट्राई करने के पीछे एक रीजन था और वो रीजन क्या था वो आगे बताती है। वो कुजायोन को बताती है कि वो एक सेकेंड जनरेशन एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है और उससे पहले एक और फर्स्ट जनरेशन थी जिसका प्रोडक्ट मिस्टर चे है। यस गाइस, मिस्टर चे का दिमाग भी, उनका ब्रेन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो उसे बताती है कि जो सेकेंड जनरेशन एक्सपेरिमेंट था जो कुजायोन के बैच के ऊपर हुआ था वो सुपर सक्सेसफुल था क्योंकि उस बैच में जो बच्चे थे वो टेलीकिनेसिस कर सकते थे, विदाउट किसी चीज को टच करे हुए उन लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे, मूव कर सकते थे और डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और बाय नेचर सेकंड जनरेशन एक्सपेरिमेंट वाले वायलेंट थे, मतलब उन लोग के सामने 10 लोग भी खड़े रहेंगे तो विद इन सेकेंड्स वो मार सकता है एक बच्चा भी। तो बोलती है कि बहुत मेहनत के बाद जब एक्सपेरिमेंट जो बच्चों पे हुआ था वो सक्सेसफुल हो जाता है, उनका जो मैनेजमेंट होता है HQ, जिसके ये सब डॉक्टर्स है और एक्सपेरिमेंट वगैरह है, वो मैनेजमेंट वाले डर जाते हैं ये देख के कि बच्चे इतने पावरफुल है। उन लोग को लगता है कि अगर बच्चे इतने पावरफुल है जो 10 लोगों को 1 मिनट के अंदर मार सकते हैं, जो चीजों को विदाउट टच करे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे बच्चे खुद की कंपनी के लिए भी एक बहुत खतरनाक चीज प्रूफ हो सकते हैं।
वो लोग बोलते हैं कि एक लिमिट के बाद ऐसे बच्चों को जिनके पास इतना पावर है, तो ऐसे बच्चों को एक लिमिट के बाद हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग ऑर्डर पास करते हैं कि सब बच्चों को, ये बैच के जितने भी बच्चे हैं उन सबको डीकमीशन कर दो, मतलब मार दो। और डॉक्टर बेक बताती है कि कू जो योंग आज तक का सबसे पावरफुल और परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है उसका, बट वो बोलती है कि उसने उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया। वो किस हद तक डेंजरस हो सकती है इस बात को निगलेक्ट किया था डॉक्टर बेक ने, और उस चीज का प्राइस उन लोग ने 10 साल पहले पे किया था। यस गाइस, 10 साल पहले जब कू जो योंग भागी थी एक्सपेरिमेंट कैंप से, उस दिन जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ था वो कू जो योंग ने किया था। वो जब भागने का ट्राई करती है, उसे जो भी रोकता है, उसे जो भी मारने का ट्राई करता है, वो सबको मार देती है और सब कुछ बर्बाद करके वो वहां से भाग जाती है। डॉक्टर बेक कू जो योंग को आगे बोलती है कि वो लोग कू जो योंग को पिछले 10 साल से ढूंढ रहे हैं और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कू जो योंग इतनी ऑर्डिनरी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी रही होगी, बिकॉज बाय नेचर उसका जो नेचर है वो एक वायलेंस है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है। और यही सब चीजों की वजह से उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि कू जो योंग शायद मर गई है, वो जिंदा नहीं बची है। बट एक दिन सडनली 10 साल के बाद वो टीवी पे अपीयर होती है और टेलीकिनेसिस भी करके दिखाती है, एज इफ कू जो योंग हिंट कर रही हो कि हाँ वो वही है। अगेन ये सब सुन के कू जो योंग के सर में सीरियस हेडेक होता है, जो माइग्रेन टाइप पेन होता है उसको पूरा टाइम वो होता है, और इस बार उसकी नाक भी ब्लीड करने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है। तो डॉक्टर बेक ये देख के बोलती है कि तुझे ये माइग्रेन टाइप के पेन हो रहे हैं। वो बोलती है कि आई एम श्योर कि तू इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रही होगी, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन नैरो ट्रांसप्लांट, जो कि पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज कू जो योंग को पता ही नहीं है कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है कौन। तो ये एकदम इम्पॉसिबल सी चीज़ है, और इसका दूसरा सोल्यूशन डॉक्टर बेक के पास है। यस गाइस, वो कू जो योंग को एक ब्लू कलर का इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्ट करती है, और वो जैसे ही इंजेक्ट करती है कू जो योंग का जो ब्रेन होता है वो फौरन हील हो जाता है। और वो सब बताती है कि ये इंजेक्शन ऑल्टरनेट है जिससे उसकी जान बच सकती है, क्योंकि अगर वो इंजेक्शन नहीं लेगी उसको पेन होता रहेगा और थोड़े ही दिन में वो मर जाएगी, बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इंजेक्शन के अलावा। तो गाइस, जैसे ही वो इंजेक्शन लेती है कू जो योंग की आंखें एकदम खुल जाती है और उसको एकदम नॉर्मल फील होने लगता है। डॉक्टर बेक बताती है कि ये इंजेक्शन महीने में एक बार लेना है, और वो जब भी इंजेक्शन लेगी वो अपनी पावर का फुल यूज कर सकती है, बट इसका असर सिर्फ 1 महीने तक रहेगा। 1 महीना खत्म होते ही जो सिम्टम्स है वो वापस से शुरू हो जाएंगे उसके बॉडी में, तो उसके लिए हर महीना एक लेना जरूरी है। तो ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद कू जो योंग अपना एक्सप्रेशन बदल के स्मर्क करके बोलती है कि जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इंजेक्शन लेके। और ये देख के डॉक्टर बेक शॉक हो जाती है। कू जो योंग उसे हंस के बोलती है कि उसे पता था कि तुम्हारे पास इस चीज का सोल्यूशन होगा ही। और इतने में चॉय वुशिक, जो नोबल मैन रहता है, उसे रियलाइज होता है कि कू जो योंग को हमने नहीं ढूंढा है, कू जो योंग ने हमें ढूंढा है। उसने हम पे बेट किया है, मतलब उसने हमें घुमाकर अपने जाल में फंसाया है। यस गाइस, यहाँ रिवील होता है कि डॉक्टर बेक मिस्टर चोए या फिर नोबल मैन नहीं ढूंढ रहा है कू जो योंग को, इनफैक्ट कू जो योंग ही है जो उन लोगों को ढूंढ रही है। मतलब जो रियलिटी शो पे आना और टेलीकिनेसिस करके दिखाना और याददाश्त खो जाने की एक्टिंग करना, ये सब कू जो योंग का प्लान था पहले से। तो इसके बाद कू जो योंग अपनी सीट पे से उठती है, मतलब पलक झपकते ही अपनी सीट से उतर के वो जो खड़ा होता है वहाँ पर उसे मार देती है, और उसके पॉकेट में जो गन होती है वो अपने हाथ में ले लेती है और डॉक्टर बेक की तरफ बढ़ती है मारने के लिए। तो मिरर के उस साइड जहाँ डॉक्टर बेक खड़ी होती है, कू जो योंग वहाँ जाती है गन लेकर। वो उसे बोलती है कि मुझे बराबर याद है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। कू जो योंग डॉक्टर बेक को बोलती है कि उसे अच्छे से पता है कि वो इकलौती इंसान है जिसके पास इसके इलनेस का ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर डॉक्टर बेक के पैर पे शूट करती है और बोलती है कि उसको इंजेक्शन और चाहिए। और बाय दैट टाइम चॉय वुशिक, द नोबल मैन, जो कू जो योंग को मारने आता होता है, उन लोग को रास्ते में मिल जाता है मिस्टर चे। तो गाइस, इसके बाद मूवी में बहुत फाइटिंग हुई है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लोगों की फाइट हुई है। तो गाइस, आगे क्या होता है, कू जो योंग डॉक्टर बेक को ड्रैग करके लेके आती है और वो बोलती है कि सोल्यूशन कहाँ है बताओ इसका, और इतने में उसको चॉय वुशिक मिल जाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो नोबल मैन है और कू जो योंग दोनों का बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्रॉब्लम है, और बचपन से ये लोग एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। और बिकॉज कू जो योंग और ये जो नोबल मैन है, ये दोनों सेम जनरेशन, सेकंड जनरेशन के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इन लोग के अंदर जो पावर होती है दोनों के अंदर सिमिलर होती है, दोनों ही टेलीकिनेसिस कर पाते हैं, बट कू जो योंग उससे काफी पावरफुल होती है। तो दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट होती है गाइस। शायद हमने इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देखे भी होंगे इन लोग के फाइट्स के। तो यस, बहुत फाइटिंग होती है, बट इसके बीच में डॉक्टर बेक भागने का ट्राई करती है, बट उसका भागना फेल हो जाता है बिकॉज कू जो योंग को सेंस हो जाता है कि वो भागने का ट्राई कर रही है, और फिर वो उसके दूसरे पैर पे गोली मार देती है। बाय दैट टाइम मिस्टर चे आ जाते हैं, जिनका सिर्फ एक ही एम है, कू जो योंग को मारना। तो जब कू जो योंग और नोबल मैन की फाइटिंग होती रहती है, मिस्टर चे पीछे से कू जो योंग को शूट करते हैं
और जब डॉक्टर बेक देखती है कि मिस्टर चे आ गया है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि ये दोनों जो मॉन्स्टर है, नोबल मैन और कू जा योंग, दोनों को मार दो। इतने में ही नोबल मैन की जो पार्टनर होती है वो पीछे से आती है, वो उसके गले पे छुरी रखती है, बट मिस्टर चे उसको भी मार देते हैं और फिर वो डॉक्टर बेक को भी मार देता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब डॉक्टर बेक मर जाती है, मिस्टर चे और कू जा योंग की फाइटिंग होती है और कू जा योंग मिस्टर चे को हरा देती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, कू जा योंग को कौन बताता है कि सोल्यूशन कहाँ है। नोबल मैन उठता है और वो उसको सोल्यूशन दिखाता है। वो उसको बताता है कि बाकी का सोल्यूशन जो है कंट्रोल रूम के सेफ में रखा हुआ है और ये HQ रिसर्च फैसिलिटी है, वहाँ बनता है। तो फिर कू जा योंग पूछती है कि HQ रिसर्च फैसिलिटी किधर है, क्योंकि सेफ में तो जितना रखा है वो लिमिटेड ही होगा, उसको ये परमानेंट क्योर चाहिए इस चीज़ का। तो वो इस चीज़ का आंसर नहीं करता है। फिर उन लोग की काफ़ी फाइटिंग होती है, बट इन दी एंड जब कू जा योंग नोबल मैन को हरा देती है और उसके सर पे गन रख के पूछती है कि रिसर्च फैसिलिटी किधर है, वो तब भी नहीं बताता है और वो उसे बोलता है कि अब ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, क्या ये सब जो हुआ है अभी तेरे घर पे और यहाँ वहाँ, इसके बाद तो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगी। तो इस चीज़ का कू जा योंग रिप्लाई करती है कि हाँ, वो एज अ कू जा योंग अपनी लाइफ जिएगी अच्छे से, और ये बोल के वो उसको शूट कर देगी। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि कू जा योंग जाती है कंट्रोल रूम में, सेफ में से जो ब्लू लिक्विड होते हैं जो उसको चाहिए रहता है उसके डिजीज़ का क्योर, वो लेती है और पूरी जो बिल्डिंग होती है उसे जलाकर निकल जाती है और वो लिक्विड लेके जाती है हॉस्पिटल जहाँ पर उसकी मदर एडमिटेड है। यस गाइस, उस रात को बहुत कुछ होता है। उसके बाद उसकी मदर एडमिट हो जाती है। वो अपने फादर को ब्लू लिक्विड जो होते हैं इंजेक्शंस वो देती है। वो बोलती है कि उसके मदर को इंजेक्ट कर देना, उससे उसकी मदर का जो डिमेंशिया है वो और बढ़ेगा नहीं और उसकी मदर ठीक रह पाएगी फिलहाल। बट उसका फादर वो लिक्विड एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर देता है और वो बोलता है कि इस लिक्विड की ज़रूरत तुझे है। तो हमें इससे पता चलता है कि उसके फादर को ऑल अलोंग पता था कि कू जा योंग को कुछ प्रॉब्लम है और वो नॉर्मल नहीं है। उसका फादर ये तक कन्फेस करता है कि उसे पता था कि कू जा योंग के अंदर मैजिकल पावर्स है, बिकॉज जब वो बड़ी हो रही थी उस टाइम पे उसके फादर के फार्म में काफ़ी कैटल्स और डॉग्स मरते थे और वो कैसे मर रहे हैं इस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता था। तो यस, उसे रियलाइजेशन था। फिर इसके बाद कू जा योंग वहाँ से चली जाती है एंड इसके बाद 3 महीने का लीप लिया है स्टोरी में और 3 महीने बाद की स्टोरी बताया है। हमें दिखता है कि कू जा योंग एक जगह बैठी है, वो किसी से मिलने आई है। और वो किससे मिलने आई है, वो डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर से मिलने आई है जो HQ रिसर्च फैसिलिटी में काम करती है। डॉक्टर बेक की सिस्टर जब कू जा योंग को देखती है वो उसको ब्लू लिक्विड, इंजेक्शन का लिक्विड उसको ऑफर करती है। तो कू जा योंग बोलती है कि उसे कुछ परमानेंट चाहिए जो उसके इलनेस को परमानेंटली क्योर कर पाए। और फिर इसके बाद लास्ट सीन में हमें एक स्कैरी सी लड़की कू जा योंग के पीछे खड़ी दिखती है जिसको डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर एज अ डॉटर एड्रेस करती है। मतलब उसकी जो बेटी है उसका दिमाग भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये हिंट है सेकेंड पार्ट की जो रिलीज हो चुकी है और मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मे बी मैं अपकमिंग डेज में देखूंगी और मैं उसका भी हिंदी में रिव्यू बना के डाल दूंगी गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप और ये वीडियो शेयर जरूर करना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।